हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सीरीज, जहाँ पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स को और बेहतर तरीके से सीखा जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स अच्छे हों, जो भी इस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की दुनिया में जॉब ढूंढ रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ अच्छे हों, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके स्किल्स इंप्रूव हो पाए और आगे करियर में एडवांसमेंट्स कर पाएँ। इस सीरीज में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का टॉपिक है JIT मॉडल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स विदाउट अनदर फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। सो JIT मॉडल, एक्चुअली मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था, बट समहाउ आई मिस टू रिकॉर्ड इट प्रॉपरली और आई मिस दैट क्लिपिंग। सो पहले से लिखा हुआ मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए। ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द JIT मॉडल। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि JIT मॉडल है क्या एग्जैक्टली और क्यों इसको यूज करते हैं। तो JIT मॉडल, उसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। आपको या तो इन्वेंट्री या तो जो गुड्स हैं, ये दो टाइप के आइटम हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, गुड्स, प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप बोल लो। इसकी अवेलेबिलिटी या आपके जो प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस पे, आपके स्टोर पे, अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग लोकेशंस पे जो इसकी अवेलेबिलिटी है, इसको मैनेज करना होता है। मैनेज कैसे करना होता है? बेस्ड ऑन द डिमांड ओनली। सो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, प्रोड्यूसिंग द इन्वेंट्री इज कि फोर का एक टारगेट बना लिया कि ठीक है, मैंने टारगेट कर लिया कि एक महीने में मुझे इतनी इन्वेंट्री रखनी है XYZ, और वो इन्वेंट्री मैंने प्रोड्यूस कर दी, अपने फैक्ट्री से या अपने सप्लायर से मंगा ली और अपने अपने वेयर हाउस पे स्टोर कर ली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो फर्दर आगे मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, मार्केट में वो सेल हो भी रहा है या नहीं। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। हम एक बार प्रोडक्शन करा लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, और बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग प्रोडक्शन हम जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, एंड देन अगले महीने हम फिर रियलाइज करते हैं अच्छा इसमें कितना प्रोडक्ट बिका, कितना नहीं बिका, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके फिर एक मंथली या लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लान देते हैं, ठीक है। बट JIT क्या करता है? JIT जो मेथड है वो हमें ऑफर करता है मच मोर कॉम्प्रहेंसिव, मच मोर एनालिटिकल अप्रोच, वेयर वी से कि ठीक है, मैं प्रोडक्शन जो है, पहली बात तो मैं बल्क में नहीं करवाऊंगा और उसकी प्लानिंग में एक बार नहीं करूंगा। आई विल बी प्लानिंग दैट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन माई डिमांड, राइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड, राइट। बेस्ड ऑन माई products demand in the market, based on the orders which I am getting from the market. So let's say for an example, एक आपका कस्टमर है A, ठीक है। ये जो कस्टमर A है, ये आपकी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या आपके स्टोर पे विजिट करता है और वो एक प्रोडक्ट पसंद करता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट उसको पसंद आया और इस तरह A टाइप के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो एक हफ्ते की साइकिल में एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, परचेज करते हैं। एट दी प्रोडक्ट्स परचेज, यानी कि जो आपकी जो सेल हुई, आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्टोर पे कम होती जा रही है। आपने एक हफ्ते में रियलाइज किया कि अच्छा, ऑन अ वीकली बेसिस मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मेरे इस स्टोर पे इतनी इन्वेंट्री सेल हो जाती है, ठीक है। व्हाट यू विल से कि आप कंपनी को फर्दर इन्फॉर्म करोगे, या आपका सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि मेरे इस स्टोर पे या इस वेबसाइट पे ये जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है ये इतनी बिक गई है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। बेस्ड ऑन दैट सेल, एक्चुअली बेस्ड ऑन द सेल और बेस्ड ऑन द डिमांड, कंपनी क्या करती है? कंपनी फर्दर प्लान करती है। प्लान क्या करती है कि उसे अपने वेयर हाउस पे चेक करना है कि क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, और वो वेयर हाउस आपके उस स्टोर पे या उस E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कराने के लिए अवेलेबल रख सकता है, या फिर वेयर हाउस आगे फर्दर क्या करेगा, वेयर हाउस में मान लो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे एक तो ये एक चैनल, E-कॉमर्स का एक चैनल है, इस तरह के अलग अलग वेबसाइट्स पे आपने लिस्टिंग कर रखी होगी, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए आपने कुछ स्टॉक होल्ड कर रखा होगा, आपने ऑफलाइन भी सेल करनी है तो अलग अलग स्टोर्स पे होल्ड कर रखा होगा। ये सारा कंपाइलेशन आता है कंपनी के पास सेंट्रलाइज्ड, और ये वेयर हाउस को गया, वेयर हाउस पे चेक हुआ कि सेंट्रलाइज्ड जो सेल है उस पूरे साइकिल की, या डिमांड है उस पूरे साइकिल की, उसको फुलफिल करने भर की इन्वेंट्री है या नहीं। तो ये जो वेयर हाउस है सिर्फ उतना ही अपने पास स्टोर करेगा जितना नीडेड है टू फुलफिल द डिमांड। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये समझो। देखो, ट्रेडिशनल मेथड जो हमने अभी बताया, ट्रेडिशनल मेथड में इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एक एडवांस में प्लान हो गया, और प्लान के हिसाब से वेयर हाउस पे इन्वेंट्री स्टोर कर दी गई। वेयर हाउस की कैपेसिटी जो भी है हमने उसको फुल कर दिया विद द प्लान्स, बट एक्चुअली में ऑन ग्राउंड जो सेल है
वो सेल कुछ अलग तरीके से हो रही है, हो सकता है A B C D 4 टाइप के प्रोडक्ट्स रख रहा हूँ, A B C और D चारों को मैंने सेम स्पेस एलोकेट किया है वेयर हाउस में, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, A और B ये दो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे बिक रहे हैं, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, इसका जो स्टोरेज एरिया है वो बराबर खाली हो रहा है, मतलब वो बराबर निकल रहा है, बट C और D ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, इसकी जो सेल है वो नहीं हो रही है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि मेरा तो ये स्पेस ऑक्यूपाइड है ना, अगर इस स्पेस में अगर मैं कम कर लेता इसकी इन्वेंट्री, क्योंकि इसकी ज़्यादा सेल हो नहीं रही है, तो फिर जो बचा हुआ स्पेस है वो मैं यूटिलाइज करता है A और B कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रखने के लिए। आप समझ रहे हो, इससे होता क्या कि मैं बेटर तरीके से अपने वेयर हाउस की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर पाता बेस्ड ऑन द डिमांड इन द मार्केट, नॉट बेस्ड ऑन द planning which my sales team, my planning team is doing sitting in the office, but this planning is derived from the demand of the market only। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री है, अब ये वेयर हाउस क्या करेगा, दो केसेस हैं, या तो वो फैक्ट्री को बोलेगा अगर वेयर हाउस पे अवेलेबल है तो वो सप्लाई कर देगा, और वेयर हाउस क्या करेगा, वेयर हाउस ये टेक केयर करेगा कि कितनी इन्वेंट्री किस टाइम पे होनी चाहिए। चलो, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑन अ हाई लेवल कि जो जीआईटी मॉडल है वो हमें इनेबल करता है जो हमारी इन्वेंट्री है उसको बेस्ड ऑन द डिमांड स्टोर करने पे, हमारे जो वेयर हाउस की स्पेस है उसको बेटर ऑप्टिमाइज और यूटिलाइज करने के, और एज गुड एज, अगर सिंपल भाषा में कहो तो इन्वेंट्री तभी प्रोड्यूस होनी चाहिए या फिर तभी मंगानी चाहिए या होल्ड करनी है जब हमें उसकी एक्चुअली डिमांड हो, और सिर्फ उतनी ही हमें प्रोड्यूस करनी है जितने की डिमांड हो, जितने की डिमांड फुलफिल करी जा सके। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आप लोगों को तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैंने लिया था B2C का। ठीक है, B2C में क्या होता है कि B2C में जो कस्टमर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, लेकिन B2B के केसेस में हमारे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ पे क्वांटिटीज बल्क में होती हैं। लेट्स अज्यूम यू हैव अ स्टोर। ठीक है, ये स्टोर जो है इस कंपनी का है, ये कंपनी के बेसिकली मल्टीपल स्टोर्स हैं। ठीक है, उनमें से एक स्टोर है, इस स्टोर पे इन्वेंट्री रखी हुई है। इस इन्वेंट्री को कैसे यूज किया है, यहाँ पे जो स्पेस है वो उसको होल्ड करा हुआ है इन्वेंट्री को, कैसे कि जो स्पेस है उसको मैं ऐसे यूटिलाइज करूंगा कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ठीक है, नाउ इफ आई इम्प्लीमेंट दिस जीआईटी मॉडल, तो व्हाट आई विल डू इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, आई विल एनालाइज कि टोटल स्टोर की जो कैपेसिटी है उसमें सबसे ज़्यादा जो सेल का ट्रेंड है वो किन किन प्रोडक्ट्स का है, और बेस्ड ऑन द सेल्स एंड डिमांड ट्रेंड ही मैं स्टोर पे अलोकेट करूंगा इन्वेंट्री का स्पेस। एंड ये स्टोर ऑन अ रेगुलर बेसिस कंपनी को जो डिमांड सब जनरेट करके भेजेगा वो किस चीज़ की भेजेगा, वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की भेजेगा जिनकी प्रोडक्ट की सेल हो रही है। कंपनी जाएगी वेयर हाउस के पास, वेयर हाउस अपना रिकॉर्ड चेक करेगा, वेयर हाउस क्या करेगा, फैक्ट्री को या सप्लायर को बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट ये ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, ये फैक्ट्री या सप्लायर वेयर हाउस को इन्वेंट्री भेजेंगे एंड वेयर हाउस फर्दर स्टोर की डिमांड को फुलफिल करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, वेयर हाउस जो अपने पास प्रोडक्ट्स रखता है वो सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट्स रखता है जितने की उसको डिमांड ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। इस केस में ध्यान ये रखना है कि वेयर हाउस को एक टर्म होता है सेफ्टी स्टॉक, वो मेंटेन करके रखना है कि कभी वो ऐसा ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक चला जाए उसका इन्वेंट्री। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, ये ट्रांजिट टाइम क्या है या लीड टाइम क्या है, ये ट्रांजिट टाइम होता है वेयर हाउस से स्टोर तक पहुंचने के लिए लेट से 5 दिन का लगता है टाइम। ठीक है, 5 days। इन 5 दिनों में डेली स्टोर पे मान लो 100 पीस बिक रहे हैं तो 500 पीस और डिमांड जनरेट हो जाएगी। इस स्टोर ने इस वेयर हाउस को बोला था कि मुझे इस स्टोर पे भी अगेन सेफ्टी स्टॉक है कुछ ना कुछ, कि भाई उसका जो सेफ्टी स्टॉक है, लेट से सेफ्टी स्टॉक उसने लगा रखा है 10 दिन का, 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक, पर डे एवरेज सेल्स 100 पीस की मान करके वो कहता है 1000 पीस मेरे पास में रखे रहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि जिस दिन डिमांड जनरेट करे वो वेयर हाउस को वेयर हाउस डिस्पैच करे। 5 दिन का टाइम लगेगा, उन 5 दिनों में सेफ्टी स्टॉक से वो अपना सेल करता रहेगा मैनेज। अगर वेयर हाउस ने डिस्पैच करने में देर कर दी या 5 दिन की जगह ज़्यादा ले लिया, इसने 12 दिन ले लिए, तो क्या होगा, 10th डे इसकी इन्वेंट्री तो खत्म हो गई स्टोर पे। नाउ 11th डे जो कस्टमर है वो वापस चला जाएगा, उसको इन्वेंट्री मिलेगी नहीं।
तो स्टोर को अपना सेफ्टी स्टॉक तो मेंटेन करना ही है, प्लस वेयर हाउस को अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है कि कल को अगर कोई अनयूजुअल डिमांड आ जाती है या कोई डिले हो जाती है तो वेयर हाउस आगे सप्लाई कर पाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट्री या सप्लायर की तरफ से जो डिले हुए हैं उनको मैनेज करने के लिए। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, ये मैंने पूरा एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि ए, बी और सी तीन अलग अलग स्टोर हैं, तीनों जगह पे 10-10 पीस डेली सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये सेल हो रहे हैं। अब होगा क्या कि स्पोर्ट्स और फॉर्मल दो कैटेगरी के आपने जो है वो शूज रखे हुए हैं। आपको जो वेयर हाउस का टोटल एरिया है, अगर आप इक्वली डिवाइड कर देते हो, ये स्पोर्ट्स के लिए हो गया, ये फॉर्मल्स के लिए हो गया। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो स्पोर्ट्स वेयर है उसकी डिमांड बहुत हाई है, फॉर्मल की बहुत कम है। अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या होगा कि स्पोर्ट्स वेयर की डिमांड एक्स्ट्रा आएगी लेकिन आपके पास इन्वेंट्री जो है वो कम होगी। तो इस वजह से हम ये ना करके हम देखते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की तरफ। डिमांड फोरकास्टिंग एक अगेन टर्म होता है जो जेआईटी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इस डिमांड फोरकास्टिंग का काम क्या है मैं वो समझाता हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग का जो काम है वो ये है कि सबसे पहले वो चीज़ चेक करता है कि मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी स्टोर और एनी लोकेशन। दूसरा, उसको ये देखना है कि व्हाट इट शुड बी एट वेयर हाउस लेवल, है ना, उसका स्पेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो वेयर हाउस के अंदर जो टोटल स्पेस है 50,000 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, अब इस 50,000 स्क्वायर फीट को अगर मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ विदाउट डिमांड फोरकास्टिंग तो ये मेरा पूरा यूटिलाइज रहेगा। लेकिन अगर मैं डिमांड फोरकास्टिंग अच्छे से मैनेज करता हूँ तो डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू मुझे ये पता चलता रहेगा कि जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उसको मैं कम कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई लीड टाइम, है ना, सेफ्टी स्टॉक जो मैंने बताया था, रीऑर्डर पॉइंट, इस टाइप के अलग अलग पॉइंट्स। ये देखो, थ्रेशोल्ड, रीऑर्डर पॉइंट्स, ये सब चीज़ें मेंटेन करते हुए, लीड टाइम मेंटेन करते हुए मैं सिर्फ उतनी इन्वेंट्री रखूंगा जितने में मेरा ट्रांजैक्शंस चलती रहें। हैविली डिपेंडेंट होता है ऑफ कोर्स पूरे सप्लाई चेन पे, लेकिन मेरा जो वेयर हाउस का स्पेस है मुझे 50,000 की जगह हो सकता है 20,000 स्क्वायर फीट में काम हो जाए मेरा। तो मेरी अननेसेसरी 30,000 स्क्वायर फीट की जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो मैं रिलीज कर सकता हूँ। मेरी मंथली जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम हो सकती है। राइट, होगा क्या रीऑर्डर पॉइंट सेट थ्रेशोल्ड बनाने पे। रीऑर्डर पॉइंट एक टर्म होता है। रीऑर्डर पॉइंट होता है कि जो प्रोडक्ट का जो रीऑर्डर पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया है, अगर किसी वेयर हाउस या स्टोर पे उस रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंचती है इन्वेंट्री, इमीडिएटली सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर ट्रिगर कर देता है। ये ऑर्डर फैक्ट्री को जाएगा या सप्लायर को जाएगा बेस्ड ऑन द इवेंट्स, बेस्ड ऑन द कंपनी सेटअप, ये डिसाइड हो जाता है। और दोनों में से दोनों केसेस में जिस दिन ऑर्डर हुआ उसमें मान लो 7 दिन का ट्रांजेक्शन टाइम है तो 7 दिन का ट्रांजेक्शन टाइम बोल दिया। मान लो सप्लायर ने कहा सर जिस दिन आप मुझे ऑर्डर दोगे उसके 7th डे आपको डिलीवरी मिलेगी। वो कहता है 7 डे का ब्रेकअप क्या है, एक दिन तो आपको ऑर्डर प्रोसेस करने में लगेगा, 2 दिन मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे, एक दिन आपका जो है पिकिंग में, पैकिंग में लगेगा, डिस्पैच में लगेगा, और 3 दिन का ट्रांजिट टाइम है। गुजरात से दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से राजस्थान जा रहा है, इस टाइप के अलग अलग रूट्स पे वो ट्रेवल कर रहा है। इस पूरे इवेंट में आप देखोगे 7 दिन लगते हैं। यानी कि इन 7 दिनों में जिस भी साइट या वेयर हाउस या स्टोर ने ऑर्डर दिया था उसके पास उन 7 दिनों का एक सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए जरूर। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो क्या होगा कि इन 7 दिनों में वो फिर रीऑर्डर पॉइंट पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन रीऑर्डर पॉइंट में सेफ्टी स्टॉक अगर नहीं है, यानी कि जो ये लीड टाइम को कवर करने का टाइम इन्वेंट्री नहीं है, तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। कैलकुलेशन होती है, ट्रांजिट टाइम कैलकुलेट होता है, उससे लीड टाइम निकल आता है। ठीक है, अब इनके जो कॉन्सेप्ट में ओवर समझा रहा था वो आपको डिटेल में समझा देता हूँ। एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? पर पीस, पर एसक्यू आपके वेयर हाउस पे जो इन्वेंट्री रखी है वो एक कॉस्ट ऑक्यूपाई कर रही है। यानी कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट कह लो या प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड कॉस्ट कह लो, उसमें एक छोटा सा कंपोनेंट होता है उसकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का। आपका एज अ लॉजिस्टिक मैनेजर हमेशा ये काम होता है कि ये जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो मिनिमम पे रखी जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए। उसको करने के तरीके क्या हैं? आप डिमांड फोरकास्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो, आप यूटिलाइज करते हो अपनी सप्लाई चेन को, आप इंगेजमेंट्स को यूटिलाइज करते हो, और अपनी जो इन्वेंट्री है उसको रिकरिंग बेसिस पे सप्लायर से मंगाते रहते हो, सो दैट मिनिमम से मिनिमम इन्वेंट्री आपको होल्ड करनी पड़े आपके वेयर हाउस पे,
जो सेल हो रही है उसके बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री पुश होती रहे। लीड टाइम आपको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन भी एक स्किल है जो आपको जानना है, क्योंकि सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन अगर आपका खराब हो गया, मान लो ई कॉमर्स साइट पे कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आया ई कॉमर्स साइट पे, ई कॉमर्स से गया वो वेयर हाउस को, वेयर हाउस से मे बी फैक्ट्री, फैक्ट्री से मे बी सप्लायर, ये पूरी चेन है। इस चेन में अगर कोऑर्डिनेशन कहीं खराब हो गया, मान लो ई कॉमर्स साइट या स्टोर पे जो भी ऑर्डर आया है वो वेयर हाउस पे जाने के लिए कम्युनिकेशन है वेयर हाउस से, क्योंकि डिस्पैच होना है। अगर ये कम्युनिकेशन खराब हो गया तो क्या होगा, आपकी सेल लॉस हो गई। मान लो वेयर हाउस पे इन्वेंट्री है, फैक्ट्री को उसने वेयर हाउस ने बोला कि ठीक है मेरे पास 1 महीने काम चल जाएगा, 1 महीने से पहले पहले बाकी इन्वेंट्री भेज देना, फैक्ट्री वाले को बोल दिया। फैक्ट्री क्या करता है कि वहाँ कम्युनिकेशन खराब हो गया, यानी कि वेयर हाउस पे इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, आगे जो सप्लाई है वो चेन टूट गई। फैक्ट्री सप्लायर पे डिपेंडेंट होती है फॉर द रॉ मटेरियल, फॉर द हाफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, फॉर द कंपोनेंट्स एंड ऑल द सप्लाईज। ये कम्युनिकेशन खराब हो गया तो अगेन फैक्ट्री विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है यानी कि जो एंड कस्टमर है, मे बी B2B और B2C, वहां पे लॉस होगा। ठीक है, ये सब करने के बेनिफिट्स क्या हैं समझो। सबसे पहले कॉस्ट कम होती है, वेस्ट कम होता है। वेस्ट कैसे कम होता है, वेस्ट ऐसे कम होता है कि जितना डिमांड है उतना ही अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स हम मान के चलेंगे कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्स में निकल जाएंगे, आगे मेरे पास होल्ड नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लो, दिवाली के टाइम पे कपड़े की एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने प्रॉपरली फोरकास्टिंग नहीं करी, डिमांड का नहीं देखा, उसने अपने इंट्यूशन के बेसिस पे कहा कि ठीक है मैं इतना प्रोड्यूस कर देता हूँ, सेट नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये तो मैं निकाल ही दूंगा। फॉर सम रीजन अगर एक्चुअल जो डिमांड थी वो कम आई, तो उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे, जो कपड़े बनाए हुए थे, सीजन ऑफ होते ही उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। दिवाली गई, उसकी डिमांड खत्म, डिमांड खत्म, तो आपको वो प्रोडक्ट्स रखे रहने पड़ेंगे अगले ट्रेंड आने पे, अगला सीजन आने पे, या फिर अगला जो फेस्टिव सीजन है उसके आने पे। 1 साल के लिए मान लो आपने रखा उस इन्वेंट्री को अपने पास, तो वो जिस स्पेस में रख रहे हो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपेंसी की वजह से कॉस्ट बढ़ी, और मान लो ट्रेंड आया ही नहीं, मान लो वो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो वो सारा आपका वेस्ट हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑफ कोर्स। चैलेंजेस भी कुछ हैं, चैलेंजेस क्या हैं वो समझ लो। सबसे पहले है डिसरप्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि अगर कम्युनिकेशन खराब हो गया तो आपकी इंटायर इकोसिस्टम खराब हो सकता है। लीड टाइम बेनिफिट भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि 5 दिन बोल करके वो 10 दिन में डिलीवर हुआ, बीच का जो गैप है ना उसको कौन फिलफिल करेगा, समझ गए। हाई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, समझ रहे हो। टेक्नोलॉजी की जब बात करते हो तो ERP सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के नाम पे क्या क्या है वो समझ लो। SAP, ओरेकल, बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स अलग अलग आते हैं। ERP को मैं किसी अलग टॉपिक, अलग चैप्टर में कवर करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको एज अ हाई ओवरव्यू ये बता देता हूँ कि जो ERP सिस्टम होता है वो बेसिकली हर एक कंपनी के एंड टू एंड फाइनेंस, सप्लाई, इन्वेंट्री, सेल्स, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज का डिजिटल ट्रैक रखता है, डेटा रखता है, और सारी ट्रांजैक्शंस इस सिस्टम पे होती हैं। तो एज अ प्रोफेशनल, सप्लाई चेन प्रोफेशनल, आपको कोई ना कोई एक ERP सिस्टम में पकड़ होनी चाहिए, सो दैट जब मार्केट में आप जॉब के लिए जाओ तो आपको उसका एक एडवांटेज मिल पाए। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम समझेंगे RFID के बारे में, RFID कैसे काम करता है और कैसे वो हेल्प करता है लॉजिस्टिक्स को, इसके बारे में। और उसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि कॉमनली JIT में पूछे जाते हैं।